नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में बातचीत हुई, लेकिन जो गतिरोध बना हुआ है वो दूर नहीं हो पाया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत जारी रखना चाहता है, तो ईरान का कहना है कि बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। डील होगी तो ईरान की शर्तों पर होगी। डील को लेकर ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि ये होगी और हम अच्छी डील करेंगे। वैसे पेच सिर्फ बातचीत की शर्तों पर ही नहीं फंसा, बल्कि सबसे बड़ा संकट भरोसे का भी है। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे डर है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका हमला भी कर सकता है, इसलिए जंग की तैयारी भी ईरान कर रहा है। उसने अपनी मिसाइलों को इजराइल की तरफ निशाना लगाते हुए तैनात भी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बातचीत के बीच अमेरिका और ईरान में शुरू होगी जंग। अमेरिका जिस तरह का सैन्य जमावड़ा ईरान को घेरने में लगा रहा है, उसके बाद ट्रंप की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बन रहा है नया गुट। तुर्की के राष्ट्रपति सऊदी अरब के बाद अब मिस्र दौरे पर पहुंचे। दुश्मनी छोड़ एक साथ आ रहे हैं सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र। बलूच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना के उखड़े पैर, नुकसान को छुपाने में लगी मुनीर। चीन और अमेरिका तक दिख रहा है संकट का असर। बांग्लादेश में चुनाव से पहले मचा बवाल, मोहम्मद यूनुस के घर का किया घेराव। बीएनपी ने मतदान से पहले खेला बड़ा दांव। और चलते चलते में देखेंगे अंतरिक्ष में सुरक्षित नहीं रहे उपग्रह, समुद्र की तरह अंतरिक्ष में भी बना बरमूडा ट्रायंगल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने पीओके अक्साई चीन को बताया भारत का हिस्सा। ट्रेड डील के बाद शेयर किया इंडियन मैप, सोशल मीडिया पर वायरल। एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी की चैट आई सामने। सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश का दावा, अनिल बोले अरेंज करो। भारत शांति काल में भी मिसाइलों में लगाकर रखेगा परमाणु बम, सिप्री रिपोर्ट में किया गया दावा। चीन पाक के खतरे पर बदली नीति। ट्रंप ने बराक और मिशेल ओबामा का वीडियो किया डिलीट। ट्रंप का माफी मांगने से इनकार, कहा कोई गलती नहीं की। वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को दिखाया गया था बंदर। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो गई है। कोई समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ इतना तय हुआ है कि आगे भी बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे थे कि ईरान समझौता कर ले, नहीं तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, अब चुप्पी सी साधे बैठे हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने साफ कह दिया है कि बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। बातचीत के लिए मुद्दे ईरान तय करेगा। हम अमेरिका की कोई शर्त मंजूर नहीं करेंगे। बातचीत सिर्फ उसी मुद्दे पर होगी जिस पर पहले से चली आ रही थी, यानी बातचीत ईरान के सिर्फ कार्यक्रम पर ही होगी। ऐसा हुआ भी। ईरान ने दूसरे मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। ये बात आपको भी पता है कि अमेरिका के साथ ईरान परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर पहले से बातचीत कर रहा था, लेकिन जून में इजरायली हमले के बाद ये बातचीत बंद हो गई थी। अब ईरान ने उसी बातचीत को फिर से शुरू किया है और ट्रंप के तमाम दबाव को मानने से इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिका चाहता था कि अब बातचीत का दायरा बढ़ाया जाए, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भी शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हो पाया। मस्कट में जब कोई समझौता नहीं हो पाया तो बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कई सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। ये भी कह दिया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। वैसे ट्रंप का कहना है कि ईरान डील करना चाहता है, इसलिए अगले सप्ताह में फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि बातचीत में ईरान का सख्त रुख अमेरिका को भी दिख रहा है। वैसे मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बात नहीं हुई थी, बल्कि ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी संदेशवाहक की भूमिका में थे, जो एक देश के प्रतिनिधिमंडल की बात और जवाब दूसरे तक पहुंचा रहे थे। यानी पूरी तरह से यह हाइब्रिड बातचीत थी जो कामयाब नहीं रही। बातचीत में अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद रहे, तो ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए। वैसे जिस तरह से अमेरिका को लेकर ईरान में संदेह है और ट्रंप जिस तरह से लगातार अपने बयानों से पलटते दिखाई देते हैं, उससे ईरान को भी डर लग रहा है कि बातचीत की आड़ में कहीं ईरान पर अमेरिका हमला न कर दे, क्योंकि अमेरिका ने अब अपने नागरिकों को तत्काल ईरान छोड़ने के जो निर्देश दिए हैं वो जंग की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास भारी मात्रा में सैन्य जमावड़ा कर रखा है। जॉर्डन के एयरबेस की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें अमेरिका के कई लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाल ही में जॉर्डन की तरफ से कहा गया था कि ईरान और अमेरिका में जंग हुई तो वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सैन्य जमावड़ा जॉर्डन में दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि जॉर्डन अपनी बात से पलट सकता है, और यही कारण है कि ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान
ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए अपनी शक्तिशाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल को तैनात कर दिया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल 1800 किलो वॉरहेड को ले जा सकती है और करीब 2000 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती है। ईरान का दावा है कि ये छोड़े जाने के बाद सिर्फ 10 मिनट के अंदर इजराइल पहुंच जाएगी। ये मिसाइल जमीन के नीचे से लॉन्च होती है। इसके लिए ईरान ने पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखी है, यानी अमेरिका और इजराइल मिलकर भी उसे लॉन्च होने से नहीं रोक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मिसाइल को रोकने के लिए अभी अमेरिका के पास कोई ताकतवर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ईरान ने इस मिसाइल को तैनात कर ये मैसेज दे दिया है कि वो जंग के लिए तैयार है, यानी अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के चारों तरफ सैन्य जमावड़ा बढ़ाया गया है तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खाड़ी में बदलते समीकरणों की। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट के बीच तमाम समीकरण उलटपुलट होते दिखाई दे रही हैं। अब तक मुस्लिम वर्ल्ड में दो देश सऊदी अरब और तुर्की के बीच नेतृत्व को लेकर लड़ाई चलती रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन फिर से इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते थे, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, जिसका इस वक्त मुस्लिम देशों पर दबदबा है, वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने गजा और लेबनान के साथ सीरिया पर हमला किया, उससे ये देश डरे हुए हैं और अब आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तब दिखाई दिया जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब और मिस्र के दौरे पर चले गए। ये तुर्की का मिडिल ईस्ट के अपने पुराने दुश्मनों के बीच महामिलन है। ये एक क्षेत्रीय सुपर गठबंधन का संकेत भी माना जा रहा है। एर्दोआन सबसे पहले रियाद पहुंचे और उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब की पूरी सत्ता मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में आ चुकी है। सऊदी में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में सलमान और एर्दोआन की इस मुलाकात को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मिलन भी कहा जा रहा है, जिसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड में किसी भी फैसले पर पहुंचना अब आसान होने वाला है, क्योंकि अभी तक कई फैसले तुर्की और सऊदी के बीच की रस्साकशी के चलते नहीं हो पा रहे हैं। तुर्की ने सिर्फ सऊदी से ही अपने संबंध नहीं सुधारे हैं, बल्कि एर्दोआन सऊदी के बाद मिस्र के दौरे पर भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से होने वाली है। एर्दोआन मिस्र तुर्की उच्च स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद और एक तुर्की मिस्र बिजनेस फोरम में हिस्सा ले रही हैं। तुर्की, सऊदी और मिस्र के एक साथ आने का असर इजराइल और भारत दोनों पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये गठबंधन खास तौर पर इजराइल के बढ़ते कदम को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बाद में पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन सकता है। सऊदी के साथ तो पाकिस्तान की पहले से ही डिफेंस डील हो चुकी है। तुर्की को वो इस डील में शामिल करने की कोशिश लगातार कर रहा है। अभी तक तुर्की इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के चलते वो इस डील में शामिल हो सकता है, यानी मिडिल ईस्ट में बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो बगावत के हालात हैं, तो राजधानी इस्लामाबाद भी सुरक्षित नहीं है। इस्लामाबाद के इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ। इसमें 69 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, करीब 200 जख्मी हैं। पाकिस्तान इस हमले के पीछे कहीं भारत का हाथ बताता है तो कहीं यूएई का नाम ले रहा है, लेकिन ना तो आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश कर रहा है और ना ही अपनी खुफिया विफलता को मंजूर कर रहा है। इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, वहीं बलूचिस्तान में तो हालात और भी भयानक बने हुए हैं। एक सप्ताह बाद भी बीएलए का ऑपरेशन हेरोफ चल रहा है, जबकि पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि उसने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में 216 विद्रोही ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ये नहीं बता रही है कि बीएलए के हमले में कितने पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई, क्योंकि बीएलए का दावा है कि उसने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान इसलिए अपने सैनिकों के नुकसान की जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ ही पाकिस्तान के अंदर गुस्सा ना दिखाई दे और फील्ड मार्शल मुनीर को शर्मिंदगी से बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को डर है कि अगर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के नुकसान का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक होता है तो इससे सेना और मुनीर की छवि को भारी नुकसान होगा। वैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो संसद में खुद ही ये बात मान चुके हैं कि बीएलए लड़ाकू के पास पाकिस्तानी आर्मी की तुलना में ज्यादा अच्छे हथियार हैं। इस बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय संसद सदस्यों, मानवाधिकार संगठनों को बलूचिस्तान आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही ओआईसी के सदस्य देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया को भी बुलाया है, जिससे वो उस जमीनी हकीकत को देख सकें जिसे पाकिस्तान छिपा रहा है। मीर ने नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को मेजबानी नहीं करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती 15 से 17 फरवरी को इस देश की यात्रा करने वाले हैं। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि वो अपने हक और पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जल्द ही आम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सरगर्मी तेज है। लेकिन उससे पहले ही देश में हिंसा भड़क उठी है। ढाका एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है, जिससे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ढाका में छात्र नेता उस्मान हादी की जान लेने के आरोपियों के लिए सजा की मांग कर रही हैं। इसके लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अब 6 फरवरी को कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास जमुना का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। ये लोग पुलिस तक से भिड़ गए। पुलिस को भी हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे हालात काफी बिगड़ गए। पुलिस और छात्रों की झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वक्त ढाका में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जैसा आप जानते हैं कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। चुनाव से पहले देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रही हैं। कर्मचारियों ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सरकार का विरोध कर रही हैं और इस विरोध का असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। इस बीच चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसे समय में जारी किया है जब देश राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक हिंसा और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बीएनपी के मैनिफेस्टो में सबसे अहम प्रस्ताव उपराष्ट्रपति पद बनाने को लेकर है। पार्टी का मानना है कि ये पद बनाया जाता है तो गवर्नेंस सिस्टम में बैलेंस आएगा और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। पार्टी ने साफ कहा है कि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन देश सबके लिए है। इसके अलावा भी बीएनपी ने कई मुद्दों पर फोकस किया, लेकिन अब ये चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा कि ये वादे मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं और बीएनपी की राजनीति में क्या अहमियत होती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की। आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाली हर चीज का नामो निशान तक मिट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भी एक ऐसी जगह है जिसे स्पेस का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। तकनीकी भाषा में इसे SAA यानी साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। ये दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण अमेरिका के ऊपर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक शील्ड यानी सुरक्षा कवच बेहद कमजोर पड़ गई है। आमतौर पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज की रेडिएशन से बचाता है, लेकिन इस खास इलाके में ये सुरक्षा कवच इतना झीना, इतना महीन हो चुका है कि सूरज के कण सीधे सैटेलाइट्स के नाजुक पुर्जों पर हमला कर देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है। साल 2016 में जापान का हितोमी सैटेलाइट इसी इलाके की चपेट में आया था। जैसे ही उसने इस ट्रायंगल वाले इलाके में कदम रखा, उसका कंट्रोल सिस्टम गड़बड़ा गया और वो कंट्रोल से बाहर होकर घूमने लगा। अंत में वो अंतरिक्ष में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। इसकी कीमत काफी थी। समझ लीजिए कि करीब $273 मिलियन पल भर में स्वाहा हो गए। चिंता की बात यह है कि ये ट्रायंगल अब और बड़ा होता जा रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के डेटा के मुताबिक 2014 से अब तक इसका आकार करीब आधा यूरोप समझ जाए इतना बढ़ चुका है। पृथ्वी के कोर में मौजूद पिघला हुआ लोहा अजीब व्यवहार कर रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं बाहर निकलने के बजाय वापस कोर के अंदर जा रही हैं। अभी अफ्रीका की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। अगर ये छेद इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाना या सैटेलाइट लॉन्च करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिक इससे निपटने का तरीका खोजने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अगर सुरक्षा कवच में ये सेंध बढ़ती रही तो आसमान के इस ट्रायंगल से बच पाना नामुमकिन होगा। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।